एक इंस्पेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने पहुंचता है और जाने के बाद कहता है कि साहब मेरे पास एक सटीक इन्फॉर्मेशन है। एक लड़की का मर्डर हो जाता है, उसकी लाश को कहाँ दबाया गया है इसके बारे में मुझे जानकारी है। यदि एक टीम गठित कर दें आप तो हम जाकर उस लाश को बरामद कर सकते हैं। मजिस्ट्रेट ने जैसे ही बात सुनी, मजिस्ट्रेट ने एक टीम गठित की और टीम गठित करने के बाद उस जगह की खुदाई कराई जाती है और खुदाई करने के बाद सचमुच वहाँ पर एक कंकाल मिलता है। कंकाल का जो हिस्से थे वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाते हैं और 210 हड्डियों की गिनती की जाती है। आखिरकार पुलिस ने जो कातिल होते हैं उनको गिरफ्तार किया और पता चलता है कि पिता और पुत्र ने अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाता है। जब इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ था तो खुलासा होने में पुलिस को कई साल बीत जाते हैं, तब जाकर पुलिस इस हत्याकांड तक पहुंची थी। लेकिन कुछ दिन बीत जाते हैं और एक बार फिर से एक ऐसा चमत्कार होता है, उस चमत्कार की किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी। फिर उसके बाद जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो कोर्ट ने न केवल पुलिस को फटकार लगाई, बल्कि पहले पुलिस ने उन कातिलों को जेल भेजा। बाद में ऐसी नौबत आ जाती है कि पुलिस ही सीधे जेल जाने की उसमें फिराक में पहुंच जाती है। आज कहानी सुनने के बाद शायद आप लोगों को भी बड़ा आश्चर्य होगा कि कहते हैं कि जब पुलिस अपनी से पा जाए तो भूत से भी कुछ भी बुलवा सकती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। कहानी बहुत दिलचस्प है, जो कई तरह के सवाल खड़े करने वाली कहानी है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है मध्य प्रदेश का एक ज़िला है छिंदवाड़ा। दरअसल इसी छिंदवाड़ा ज़िले का एक थाना लगता है अमरवाड़ा और इसी की एक चौकी है सिंगोड़ी। सिंगोड़ी चौकी क्षेत्र का गांव लगता है जोपनाला। बात कर रहा हूँ 13 जून 2014 की। रात लगभग 10:30 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। एक घर के अंदर बेटा बेटी, पति और पत्नी, ये 4 लोगों का ये परिवार है। लेकिन माँ की जैसी लक्ष्मी की आंख खुलती है और माँ ने देखा कि जो उनकी बेटी है कंचन, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, जाकर देखती हैं तो वो लड़की अपनी चारपाई पर नहीं थी। उसके बाद उनकी माँ को ऐसा लगता है कि लक्ष्मी को ऐसा लगता है कि शायद वो टॉयलेट वगैरह करने के लिए गई होगी, तो वो इंतज़ार करती हैं। जब 10-20 मिनट बीत जाते हैं तब भी कंचन दिखाई नहीं देती। अब कंचन को लेकर माँ परेशान हो जाती है। उसके पिता यानी कि शन्नू उरिके के पास जाती हैं और जाकर कहते हैं कि देखो यहाँ बेटी दिखाई नहीं दे रही है। साथ ही जो उसका भाई होता है सोनू उइके के पास जाती है माँ और जाकर उससे भी यही बात कहती है कि तुम्हारी बहन दिखाई नहीं दे रही है। अब ये तीनों यानी कि माँ, बाप और भाई तीनों ही अपनी बेटी को रात 11 बजे के बाद ढूंढना शुरू कर देते हैं। पूरे घर में आसपास जो भी उन्हें जगह दिखाई दे रही थी हर एक जगह ढूंढते हैं। आसपास के घरों के दरवाजे भी खटखटाए जाते हैं, लेकिन बेटी नहीं मिलती। अब गांव के बस्ती के लोग जागने लगते हैं, ये सोचकर कि आखिरकार उनकी जो बेटी है कंचन उइके वो है कहाँ। 14 साल की वो लड़की। पुलिस वालों के पास रात को ही फ़ोन किया जाता है, साथ ही गांव वाले पूरे रात उसे ढूंढते रहते हैं। दिन निकलता है और दिन निकलने के बाद अगले ही दिन जाकर पुलिस में एक रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, गुमशुदगी दर्ज कराई जाती है कि उनकी एक बेटी है जिसकी उम्र 14 साल के आसपास है, वो मिल नहीं रही है। पुलिस वाले कहते हैं कि कहीं चली गई होगी, इसलिए आप उसको खुद से ढूंढने की कोशिश करो और हम भी तलाश करने की कोशिश करेंगे। पुलिस को जितनी इस मामले की गंभीरता से लेना चाहिए था, पुलिस ने इस मामले को उतनी गंभीरता से लिया नहीं। आखिरकार वक्त बीतने लगता है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, महीने, 2 महीने, इस तरह से धीरे धीरे करके साल भी बीत जाता है, 2 साल बीत जाते हैं। लेकिन उस लड़की की कहीं कोई खबर नहीं थी, कहीं कोई आता नहीं, पता नहीं। और माँ, बाप, भाई ये तीनों ही सब्र करके बैठ जाते हैं कि उनकी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ होगी, कुछ पता नहीं। उन्होंने जितने अपने एफर्ट लगा सकते हैं, जितने प्रयास कर सकते हैं कंचन उइके को ढूंढने में, उन्होंने उतनी कोशिश की। और धीरे धीरे करके 7 साल बीत जाते हैं, लेकिन 7 साल तक भी कोई खैर खबर मिलती नहीं है। आखिरकार पुलिस के पास एक सूचना मिलती है, ये की बात कर रहा हूँ जनवरी 2021 की। पुलिस को ये सूचना मिलती है कि गांव में एक जगह है, उस जगह पर एक लाश दबी हुई है। अगर आप जाएंगे तो शायद वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ तो ज़रूर मिलेगा। और जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है, पुलिस सीधे इस घर में पहुँचती है, कंचन उइके के घर में। 7 साल के बाद, साल 2021 में जाकर उसकी माँ से पूछती है कि तुम्हारा जो बेटा है सोनू उइके वो कहाँ पर गया है। तो कहती है कि वो नर्मदा होशंगाबाद जो जगह है वहाँ पर नौकरी करता है। कहती है नंबर दो उसका नंबर लिया जाता है और पुलिस उसके नंबर को सर्विलांस पे लगा देती है। उसकी लोकेशन के आधार पर पुलिस उसे हिरासत में ले लेती है। साथ ही जो उसके पिता होते हैं शन्नू उइके को भी हिरासत में लिया जाता है। उनसे पूछताछ की जाती है और धीरे धीरे करके 10 दिन का समय बीत जाता है। 10 दिन का वक्त बीत जाता है। उनसे पुलिस हर तरीके से पूछताछ करती है कि वो जगह बताओ जहाँ पर तुमने अपनी बेटी की हत्या करने के बाद उसको दबाया है। 7 साल हो गए हैं, लेकिन तुम
बहुत शातिर किस्म के इंसान निकले, खुद ही एक गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कराने के लिए चले आए और खुद ही अपनी बेटी की हत्या कर दी। पिता और पुत्र बार बार कह रहे थे साहब हमने अपनी बेटी की कोई हत्या नहीं की है, लेकिन जो पुलिस थी वो मान नहीं रही थी। आखिरकार 22 जनवरी 2021 को पुलिस ने इस मामले में एसडीएम साहब और बड़े अधिकारियों के पास संपर्क किया। संपर्क करने के बाद एक टीम गठित कराते हैं ताकि गड्ढे में या कब्र में दबी हुई लाश को बाहर निकाला जा सके। पुलिस की टीम के साथ मौके पर जाती है, गड्ढे की खुदाई कराई जाती है, सचमुच वहाँ पर एक लाश निकलती है, यानी कि लाश तो नहीं थी, कंकाल निकलता है। कंकाल के भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं और जब इन हड्डियों की गिनती की जाती है तो उन टुकड़ों की गिनती होती है लगभग 210 हड्डियाँ। अब पुलिस ने जो बाप होता है शन्नू उइके और उसका जो भाई होता है सोनू उइके, इनको गिरफ्तार कर लिया। अब गिरफ्तार करने के बाद, हालांकि वो हिरासत में थे, लेकिन अब गिरफ्तार करने के बाद, कोर्ट से अनुमति लेने के बाद अब इनसे पूछताछ करना शुरू कर देते हैं। पुलिस ने जब इनसे सख्ती से पूछताछ की तब इन्होंने चौंकाने वाला खुलासा कर दिया। दरअसल सोनू उइके कहता है कि साहब मेरी बहन से अक्सर मेरा झगड़ा हो जाया करता था और उस झगड़े की वजह से मैंने उसके सर में बहुत तेज़ डंडा मारा। डंडा मार के मैंने उसकी हत्या कर दी। वो मर जाती है और उसके बाद मैंने अपने पिता का सहारा लिया, उसकी लाश को दबा दिया। अब पुलिस ने जो मेडिकल परीक्षण था, जो भी एक फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जो भी कानूनी कार्रवाई होती हैं, सारी कानूनी कार्रवाई की। लड़की के भाई को गिरफ्तार किया, लड़के के पिता को गिरफ्तार किया और दोनों को जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद 1 साल बीत जाता है, पिता को तो ज़मानत मिल जाती है, लेकिन जो भाई होता है वो सलाखों के पीछे ही रहता है। लेकिन एक दिन के ऐसा वाक़या होता है कि गाँव का ही एक व्यक्ति, जो कि मध्य प्रदेश का ही एक शहर है आगर में वो किसी काम से गया हुआ था। वहाँ जाकर देखता है कि एक महिला एक दुकान पर कुछ खरीदारी कर रही है। उसे बार बार वो देख रहा है और कभी उसे देखता है, कभी अलग जाता है। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार, वो महिला वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार ये व्यक्ति मुझे इतना क्यों घूर रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो वो आखिरकार उस महिला ने कहा कि भैया तुम मुझे इतना घूर क्यों रहे हो, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी है। उस महिला की गोद में एक बच्चा था, साथ ही एक बालक उसके उंगली पकड़े हुए था और वो महिला उससे लड़ने लगती है, झगड़ने लगती है। वो कहता है कि बहन मुझे माफ़ करना, तुम मेरी बेटी की तरह हो, बस मैं तो ऐसे देख रहा था। मेरे एक गांव की लड़की, यानी कि मेरे गांव का नाम अमरवाड़ा है और जो अमरवाड़ा थाना है और अमरवाड़ा का ही एक गाँव लगता है जोप नाला, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। जैसी तुम्हारी शक्ल है, जैसी तुम्हारी कदकाठी है, ठीक ऐसी ही कदकाठी की एक लड़की हमारे गाँव से अब से लगभग 9 साल पहले गायब हो गई थी, अभी तक मिली नहीं। लेकिन हाँ, पुलिस ने उसके उसके पिता को गिरफ्तार किया और भाई को गिरफ्तार किया, उनको जेल भेज दिया। लेकिन तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उनसे मिलती जुलती है। लड़की ये बात सुनकर थोड़ी सकपका जाती है। उससे और थोड़ा डिटेल में बात की जाती है कि आखिरकार कैसी दिखती है, कैसी नहीं दिखती है। जब लड़की से लगातार बातचीत कर रहा था वो गाँव का व्यक्ति, तो लड़की कहती है कि मैं भी आपके गाँव देखना चाहती हूँ, मैं आपके गाँव चलना चाहती हूँ। आखिरकार उस लड़की को, उसकी गोद में 2 बच्चे होते हैं, उसका पति भी साथ में होता है, उससे वो गाँव लेके आते हैं जोप नाला। वहाँ लाने के बाद उसी घर में लेके जाते हैं। वो लड़की जो थी जाकर लक्ष्मी के पास जाती है, पैर छूती है, कहती है कि माँ मुझे माफ़ कर देना। जैसे ही वो लक्ष्मी अपनी बेटी को देखती है, यानी कि अभी तक जिस पूरे गांव में, इलाके में, अखबारों में हर जगह की खबर चल पड़ी थी कि लड़की की हत्या करके लाश दबा दी गई थी, पिता और जो भाई है उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। लेकिन वो लड़की तो साक्षात आंखों के सामने खड़ी हुई है। जब गई थी तब 14 साल की थी, लेकिन जब वापस लौट कर आई है तो वो 23 साल की हो जाती है, यानी कि 9 साल के बाद वापस लौट कर आती है। आखिरकार वो लड़की अब सिंगोड़ी जो चौकी लगती है, सिंगोड़ी चौकी में पहुंचती है, जाकर कहती है कि साहब मैं ज़िंदा हूं और मेरे भाई और मेरे जो पिता हैं उनको आप बाइज्जत बरी कर दीजिए। जैसे ही पुलिस की बात सुनती है, पुलिस उसको हड़का देती है, कहती है कि तुम जाओ, यहाँ नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पुलिस ने बिल्कुल सही खुलासा किया है। जैसे ही उस लड़की को हड़काया जाता है, लड़की ज़िद पर अड़ जाती है, कहती है कि मैं तब तक नहीं जाऊँगी जब तक कि मेरे भाई को छोड़ूंगा नहीं और मेरे पिता को भी बाइज्जत बरी करना ही पड़ेगा। जैसे पुलिस ये बात सुनती है, पुलिस को बड़ा आश्चर्य होता है। बात मीडिया तक पहुंच जाती है और मीडिया इस मामले को बड़ी प्रमुखता से प्रकाशित करती है, टीवी पे तक खबर चलने लगती है। आखिरकार पुलिस पर जब दबाव बनता है शासन प्रशासन का, तो पुलिस इस लड़की का डीएनए सैंपल लेती है और डीएनए सैंपल लेने के बाद जब इसकी जांच कराई जाती है, भाई के डीएनए से मेल कराया जाता है और पिता के डीएनए से मेल कराया जाता है, तो पहला जो डीएनए होता है वो फेल हो जाता है। आखिरकार पुलिस को फिर से डीएनए लेना पड़ता है और जब दूसरा डीएनए लिया जाता है और रिपोर्ट जब आती है तो पुलिस की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। दरअसल जो लड़की दावा कर रही थी कि ये कंचन उइके है और इसके पिता शन्नू उइके हैं, माँ इसकी लक्ष्मी है, भाई इसका सोनू उइके है, ये सचमुच वही लड़की थी। अब लेकिन इस लड़की के बारे में जब इसकी हिस्ट्री के बारे में पूछा जाता है कि तुम कहाँ चली गई थी और कैसे गई थी, तुम्हारे साथ कोई मारपीट वगैरह क्या है,
तो वो लड़की कहती है कि मैं अपने गांव के ही एक लड़के के बहुत करीबी रिश्ते में बंधी हुई थी। उस लड़के ने जब ये कहा तो वो उसके साथ ही चली जाती है और वो कभी पटना, उज्जैन और आगर, मालवा ऐसी अलग अलग जगहों पर रहती है। फिर शादी कर लेती है, बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उसने कभी अपने गांव की तरफ ना जाकर देखा, ना कभी अपने गांव से उसने वास्ता रखने की कोशिश की। लेकिन एक गांव का एक व्यक्ति की दुकान पर जब मिल जाता है तब उसे लगता है कि उसके पिता और उसके भाई के साथ गलत हो रहा है, तो मुझे यहाँ आना पड़ता है। बस इतना था। लेकिन अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार जब पुलिस ने लाश निकाली थी, कंकाल निकाला था, वो कंकाल किसका था? और परिवार के लोगों ने, बाप और भाई ने आखिरकार ये स्वीकार क्यों कर लिया कि हमने हत्या क्यों की थी? बस मीडिया वाले इस सवाल के जवाब जानना चाहते थे और पुलिस वाले इस मामले को दबाना चाहते थे। आखिरकार जब लगातार मामला चलता है तो फिर मामला कोर्ट में भी जाता है। कोर्ट में जाने के बाद डीएनए सैंपल, बाकी रिपोर्ट जो होती हैं, सभी रिपोर्टों के आधार पर पिता तो 1 साल पहले, यानी कि उसको ज़मानत, 1 साल जेल में रहने के बाद ज़मानत मिल जाती है। भाई जो होता है वो लगभग 3 साल तक जेल में रहता है। 3 साल के बाद आखिरकार छूट जाता है और कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर देती है और पिता को भी बाइज्जत बरी कर देती है। साथ ही सवाल ये पूछा जाता है कि जो महिला की लाश मिल रही थी, दावा किया जा रहा था कि आपने उसका डीएनए सैंपल क्यों नहीं कराया? पुलिस ने डीएनए तो भेजा था, लेकिन पुलिस ने कभी ये गौर ही नहीं की कि हमें उसके रिपोर्ट भी मंगानी है। पुलिस ने कभी रिपोर्ट मंगाई नहीं, इसलिए पुलिस ने कभी इस मामले के सैंपल की जांच ही नहीं कराई ठीक से। आखिरकार जो भी इस जांच में अधिकारी थे, उन अधिकारियों की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, उनकी काफ़ी फजीहत होती है। पुलिस की इस जांच को कोर्ट ने घोर लापरवाही माना। साथ ही आदेश दिए कि जिसने भी इस जांच की है उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इस मामले की जांच पड़ताल होनी चाहिए। ये मामला जनवरी 2024 में बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है और वो लड़की अपने परिवार के पास आ जाती है, परिवार के साथ रहती है और वो एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे। लेकिन लड़की, उसके परिवार के लोगों ने कहा कि हमने जो इतने दिन सफ़र किया है, हमें इसका मुआवजा मिलना चाहिए। अब मुआवजा मिला या नहीं मिला ये तो खैर नहीं पता, लेकिन जो भी इस परिवार के साथ होता है वो बहुत ही भयानक होता है। कई साल तक ये परिवार संघर्ष करता रहता है, ये सबूत देने की कोशिश करता है कि हमने कोई हत्या नहीं की। और जब बाद में उनसे पूछा जाता है कि तुमने हत्या की बात स्वीकार क्यों की, तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमें बहुत टॉर्चर कर दिया था, इसलिए हमने घटनाक्रम को स्वीकार कर लिया कि हमने ऐसी तरह से घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। जाते जाते आज मथुरा के रहने वाले हैं, आज रफ़ीक खान इनका नाम है, इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही राजस्थान के नरसाना एक जगह लगती है जो कि ज़िला जालोर में है, नीतू कुमारी, आज इनका भी जन्मदिन है। इनको भी जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें नाजिम पठान हैं सिकंदराबाद से, यशवंत सिंह, तकवीर आलम अररिया से, अनु सिंह, रंजन निषाद, अतुल सोनी, मनीष कुमार, अनिल कुमार सिंह, साजिद खान, पप्पू फौजी अमरोहा से हैं, मोहम्मद अहमद खान मेवात से हैं, मधेपुरा से गोपाल कुमार, भूषण कुमार बिहार से, मिर्ज़ापुर से अनवर अली, आरिफ फरीदी, सलमान खान, मोहम्मद साद लखनऊ से हैं, बिहार से हैं मनोज दास और अनीता सिंह। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।